दोस्तों, जब हम किसी बहुत अमीर व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि इस जातक की कुंडली में ऐसा कौन सा योग है या इसकी किस्मत ऐसे कैसे है कि ये व्यक्ति करोड़पति या अरबपति है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही योगों की बात करेंगे जो जातक को करोड़पति या अरबपति बनाते हैं। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जो जातक को करोड़पति या अरबपति बनाते हैं। ऐसा जातक गरीब परिवार में भी जन्म लेकर अमीर बनता है और ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अथक मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद सिर्फ शाम की रोटी जोगे ही पैसे इकट्ठा कर पाते हैं। इसके विपरीत कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मामूली मेहनत करके करोड़पति या अरबपति बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, जो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं, उस जानकारी को हासिल करने के लिए मैं बहुत सारी कुंडलियां देखता हूं, उन कुंडलियों में उस योग की तलाश करता हूं और जब मुझे लगता है कि वाकई ये योग कार्य कर रहे हैं या ग्रहों की ऐसी स्थिति हो तो उसका फल ये निकलता है, तो वही जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं और ये जानकारी आपको मिले इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कुंडली में ऐसे योग जो जातक को करोड़पति या अरबपति बनाते हैं। दोस्तों, लग्न कुंडली में यदि लग्न भाव के स्वामी यानी खाना नंबर 1 के स्वामी धन भाव में जाकर बैठ जाएं और लाभेश लगन भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा जातक करोड़पति या अरबपति होता है। दूसरा, लगन भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी यदि धन भाव में इकट्ठा आकर बैठ जाए तो भी जातक करोड़पति होता है। अगर लगन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी या लगन भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी यानी ये तीनों कहीं पर भी खाना नंबर 2 में, लगन में या खाना नंबर 11 में इकट्ठा आकर बैठ जाएं तो भी व्यक्ति बहुत अमीर होता है। लगन भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी यदि लगन भाव में, केंद्र भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में इकट्ठा आकर बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के पास में पैसे की कोई कमी नहीं रहती। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, धन भाव कौन सा? खाना नंबर 2 और लाभ भाव कौन सा? खाना नंबर 11। यानी खाना नंबर 11 में जो राशि पड़ी हुई है उस राशि के स्वामी और खाना नंबर 2 में जो राशि पड़ी हुई है उस राशि के स्वामी और लगन भाव में जो राशि पड़ी हुई है उस राशि के स्वामी, ये तीनों अगर कुंडली में 6, 8, 12वें भाव को छोड़कर कहीं पर भी इकट्ठा आकर बैठ जाएं, जहां पर इन तीनों में से कोई भी एक नीच ना हो रहा हो, तो ऐसा जातक करोड़पति या अरबपति होता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनमें ऐसे योग बने और ऐसे जातक विदेश में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। इंडिया में भी अगर हैं तो भी ऐसे जातकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी धन देते हैं
लाभ भाव के स्वामी लाभ देते हैं। अब धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी लग्नेश यानी उस व्यक्ति के साथ में आकर बैठ जाएं तो व्यक्ति के पास में पैसा तो होगा ही। ऐसा ही एक योग बनता है गज केसरी योग, जब बृहस्पति और चंद्रमा दोनों जन्म कुंडली में इकट्ठा बैठे हों। लेकिन ये योग हर कुंडली में लागू नहीं होता। कुछ ऐसे लग्न हैं जिनमें अगर यह योग बन जाए तो ऐसा जातक करोड़पति अरबपति भी होता है, जैसे मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन। इन राशियों में अगर चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे होकर बैठे हों और कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव में ना हो, और अगर अन्य भाव में बैठे हुए हैं तो इन दोनों में से कोई भी नीच ना हो, यानी चंद्रमा भी नीच ना हो और बृहस्पति भी नीच ना हो। अगर गज केसरी योग खाना नंबर 2 में बन जाए या खाना नंबर 11 में बन जाए या केंद्र में कहीं पर बन जाए तो ऐसा जातक करोड़पति या अरबपति होता है। लेकिन शर्त यही है कि इन दोनों ग्रहों में कोई भी ग्रह नीच ना हो, यानी ये दोनों ही ग्रह कुंडली में योग कारक हों। इन दोनों में से कोई भी कुंडली में मारक नहीं होना चाहिए। मेष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कन्या और मीन राशियों में ये दोनों ही ग्रह योग कारक बनते हैं। और योग कारक ग्रह अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठेंगे तो उसका फल जातक के लिए उत्तम नहीं होगा। या नीच राशि में अगर आकर बैठ जाएं, चंद्रमा नीच राशि में हो जाएं या बृहस्पति नीच राशि में हो जाएं तो ये योग नहीं बनेगा। अगर दोनों ग्रह जन्म कुंडली में इकट्ठा बैठे हैं और दोनों में से कोई भी ग्रह नीच नहीं है, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, तो ये गज केसरी योग बनेगा। और ये गज केसरी योग जातक को अत्यंत ही अमीर बनाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है और इसके बावजूद आपके पास में पैसा नहीं है, आप जो मैं बता रहा हूं वैसी ही सारी शर्तें पूरी हो रही हैं और उसके बावजूद पैसा नहीं है, तो आप चलित कुंडली में अवश्य देखें कहीं ये ग्रह आगे पीछे तो नहीं हो गए हैं, या इन दोनों ग्रहों की डिग्री कमजोर तो नहीं पड़ गई है। कहीं 0-0 डिग्री पे, 1 से लेके 3, 4, 5 डिग्री पे या अंतिम डिग्री पे तो ग्रह नहीं है। अगर ऐसा है तो इन दोनों ग्रहों को बल देना बहुत जरूरी है। अगर आप इन दोनों ग्रहों को बल दें तो कोई कारण ही पैदा नहीं होता कि आपके पास धन ना हो, आप अमीर ना हो। अगर आपकी कुंडली में ये योग बनता है तो आपको घर में भी इस योग को कायम करना चाहिए। घर में इस योग को कैसे कायम करेंगे, आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं। दोस्तों, आपने करना क्या है, एक चांदी की डब्बी प्राप्त करनी है जो प्योर चांदी की हो, उसमें मिलावट 1% भी, प्योर चांदी की डब्बी हो। उसमें आपने शुद्ध केसर भरना है। एक चांदी का चौरस टुकड़ा बीच में डालना और साथ ही साथ एक सुच्चा मोती आपने उस डब्बी के अंदर डाल लेना है। यानी केसर डालना है, चांदी डालना है और एक सुच्चा मोती उसके अंदर डाल लेना है, यानी पर्ल डाल। लेकिन याद रहे, पर्ल असली हो, फार्मी ना हो। देखिए, सुच्चा मोती 100-200 रुपए में भी मिल जाता है और 10,000 का भी आता है और 6-6 लाख रुपए के भी मैंने सुच्चे मोती देखे। बसरा पर्ल की अगर आप बात करें तो 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख तक भी है। लेकिन आपने इतना महंगा नहीं लेना है। लेकिन जो भी आप सुच्चा मोती लें वो कम से कम असली जरूर हो, नेचुरल हो। साउथ सी का भी ले सकते हैं आप,
तो चांदी की डब्बी लेनी है। अगर आप उसमें चांदी का चौरस टुकड़ा नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डब्बी प्योर चांदी की हो, उसमें शुद्ध केसर डालें। अगर चांदी का टुकड़ा नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, उसमें आपने पर्ल जरूर। और किसी भी सोमवार या बृहस्पतिवार को आपने ये उपाय करना है। आप इसको इकट्ठा करके रखें और एक एक माला आपने चंद्र और बृहस्पति की करनी है। चंद्र का मंत्र कौन सा है? ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः या चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। इन दोनों का आपने एक एक माला जाप करना है और इसको अपनी तिजोरी में रखें, जहां पर आप पैसे रखते हैं। इतने गलत डिसीजंस लेते हैं ना हम लोग। जो भी आपका लोकर है, लगता है कि आरएसआई जैसी आपके थंडी के कारोबार का कोई लोकर है, जहां पे आपकी शॉप है वहां पे भी रख सकते हैं, आप अपने घर पे भी रख सकते हैं। और इसका चमत्कार मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर इस उपाय को करें तो आपका गज केसरी योग कायम होगा। और अगर आपकी कुंडली में चंद्र या बृहस्पति दोनों वीक हैं तो उनको बल देने की भी जरूरत होगी। यानी अगर चंद्रमा कमजोर है तो पर्ल धारण करें, अगर बृहस्पति कमजोर है तो पुखराज धारण करें, और अगर दोनों कमजोर हैं तो बृहस्पति के लिए पुखराज और चंद्रमा के लिए सुच्चा मोती धारण करें। सुच्चा मोती आपने चांदी में धारण करना है और पुखराज आपने सोने में धारण करना है। और धारण करने का समय जो है, आप सुच्चा मोती धारण करेंगे तो सोमवार को करेंगे, अगर पुखराज धारण करना है तो बृहस्पतिवार को धारण करना है। अगर पुखराज आप सोने में धारण ना कर सकें तो पीतल या अष्टधातु में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन जो योग मैंने आपको बताया, अगर ये योग आपकी कुंडली में है और आप मेरे कहे अनुसार उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ जरूर मिलेगा। गज केसरी योग आपको धन अवश्य देगा। मेरे एक ऐसे ही मित्र हैं जिनके लड़के की कुंडली में यह योग है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ पिता को भी उसने धनवान बनाया। पिता को एक छोटे से मकान से उठा के एक बहुत बड़ी सोसाइटी में लेके गया, जहाँ पे उनका अपना एक आलीशान फ्लैट है और आज वो लोग अच्छे पैसों में खेल रहे हैं। तो अगर बच्चे की किस्मत में भी यह योग है तो पिता को भी लाभ दिलाता है। और अगर जातक की अपनी कुंडली में ये योग है तो जातक को तरक्कियां अवश्य ही हासिल होती हैं। गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में है तो माथे पर केसर का तिलक लगाना यह भी बहुत शुभ रहता है। जो लोग चांदी, सुच्चा मोती नहीं रख सकते, पुखराज धारण नहीं कर पाएंगे, सुच्चा मोती धारण नहीं कर पाएंगे, वो केसर का तिलक भी अगर माथे पर लगाते रहें तो भी चलेगा। केसर का तिलक शुद्ध गंगा जल डाल के माथे पर लगाएं। और गंगा जल ऐसे नहीं कि किसी भी दुकान से आप ले लें, दुकान से गंगा जल नहीं लेना है। गंगा जल लेने के लिए आपको गंगा से ही गंगा जल लेना है। गंगा जी जाएं, हरिद्वार जाएं या दूसरी जगह जाएं, वहाँ से गंगा जल लेकर आएं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो शॉप पर ये जल बेचते हैं वो साधारण जल होता है, सिर्फ एक डब्बी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है गंगा जल, और उसकी कोई पहचान नहीं होती। तो ऐसा ना करें, गंगा जल लें, केसर में डालें और केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार से लगाना शुरू करें और शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से ही लगाना शुरू करें। और जब आप ये डब्बी रखेंगे उस दिन भी ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष का ही बृहस्पतिवार हो, चंद्रमा बढ़ती हालत में हो, घटती हालत में ना हो। अमावस्या के बाद जब भी चंद्रमा बढ़ने लगे, यानी 5वीं छठी में आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे चौथ, नौवीं
14 में ये उपाय बिल्कुल नहीं करना है। इस उपाय को एक बार अवश्य करें। और अगर व्यापार में किसी तरह की बाधा आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो आप अपनी कुंडली में दशा को देखें, किसकी दशा चल रही है, अंतरदशा देखें किसकी अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा भी देखें कि किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, या वर्षफल में ग्रह कैसी हालत में है, गोचर में ग्रह कैसी हालत में है, उन स्थितियों को भी समझें। उसके बाद आप उपाय करेंगे तो जरूर आपको लाभ हासिल होगा। अगर व्यापार में बाधा आ रही है तो आप सिद्ध बीसा यंत्र भी रख सकते हैं, पंदरिया यंत्र भी अपने घर में कायम कर सकते हैं। लेकिन पंदरिया यंत्र या बीसा यंत्र या किसी भी प्रकार का यंत्र घर में रखने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में बुध पंचम, नवम, एकादश भाव में बिल्कुल ना हो। जिन जातकों की कुंडली में बुध पंचम, नवम या एकादश भाव में होते हैं, हम उन जातकों के घर में यंत्र किसी भी प्रकार का नहीं रखवाते। वैसे हम खुद श्री यंत्र सिद्ध करके देते हैं। श्री यंत्र भी लक्ष्मी का स्वरूप है और दीपावली पे सिद्ध श्री यंत्र मैंने जिस जिस को दिए हैं उनकी किस्मत में बदलाव जरूर आया है। लेकिन हर किसी को सिद्ध श्री यंत्र नहीं दिया जा सकता, हर कोई कुबेर यंत्र नहीं रख सकता, हर कोई बीसा यंत्र नहीं रख सकता, हर कोई व्यापार वृद्धि यंत्र नहीं रख सकता। यंत्र को रखने से पहले उसको देखना होगा कि क्या यंत्र उसके लिए ठीक है या नहीं, यंत्र रख भी सकते हैं या नहीं। अगर कुंडली में बुध पंचम, नवम या एकादश भाव में हो और वर्षफल में भी वापस इन भावों में आकर बैठ जाएं, तो आप जब भी कोई यंत्र अपने घर में रखेंगे वो आपके बर्तन तक बिका देगा, आपको फायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसान कर देगा। तो आधी जानकारी लेकर कभी भी कोई भी यंत्र अपने घर में ना रखें। यंत्र रखने से पहले आप अपने ग्रहों को भी देखें और वर्षफल में भी ग्रहों को देखें, दशा भी देख लें कि किस ग्रह की दशा चल रही है। ऐसे ही किसी के कहने से कोई यंत्र ना लें। यंत्र छोड़िए, किसी साधु फकीर से भी अगर आप धागा, ताबीज, यंत्र, गंडा अगर कोई ले लेते हैं और आपकी कुंडली में बुध पंचम, नवम या एकादश भाव में है और गोचर में या वर्षफल में इस भाव में आकर बैठ जाएं, या दशा चल रही हो बुध की, अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो ये यंत्र ही आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, कोई भी उपाय करें अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराएं और उसके बाद ही कोई उपाय करें। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन इस जानकारी को लेकर भी आप कुंडली को जरूर दिखाएं। अगर आपको कुंडली देखना आता है तो खुद से उसको समझें पहले अच्छे से, और आपको समझ आ गया फिर भी उस कुंडली को किसी योग्य ज्योतिषी को जरूर दिखाएं। दोस्तों अगर आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या आपकी कुंडली में कोई धनवान बनाने वाला योग है, और योग है तो उसको एक्टिव कैसे करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।